हेलो बच्चों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं विशाल ऑनलाइन क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम लोग केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानेंगे जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2026 में। चाहे वो बिहार बोर्ड हो, या चाहे वो यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उसके लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। इसके अंतर्गत हमने रसायन दैट मीन्स केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था। उसके फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये जो सेशन चल रहा है एकदम जीरो लेवल से चलाया जा रहा है ताकि सभी बच्चों को इससे बेनिफिट मिल सके। और आज का जो सेशन है हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ लिया था और आज क्या पढ़ना है, आइए हम जानते हैं इसके बारे में। कल हमने बहुत सारा चीज़ पढ़ा था, जैसे ज्वाला क्या है, ज्वाला अदहनशील क्या है, दहनशील क्या है, ज्वाला दहन के लिए पोषक तत्व क्या है, दहन के लिए अपोषक तत्व क्या है। तो ये सारे चीज़ हमने काफ़ी बारीकी से डिस्कस किया था। तो आज के सेक्शन में हम लोग डिस्कस क्या क्या करने वाले भाई, तो सर हम लोग करने वाले जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट एलपीजी क्या है, ज्वाला क्या है, ज्वाला के प्रकार के, ये सारे चीज़ को काफ़ी अच्छे से हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जो आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, खास करके जब एलपीजी की बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग मोमबत्ती की बात करेंगे, मोमबत्ती का बहुत अच्छे से डील करेंगे। मोमबत्ती में कितने टाइप होते हैं, ज्वाला कौन कौन लेवल पर होता है, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं हमने क्या क्या पढ़े। देखिए, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया पढ़े थे, अभिकारक प्रतिकारक, ये सारा चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पढ़ रखा है। उसका प्रॉपर्टीज क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, अभिकारक क्या है, संतुलित क्या है, असंतुलित क्या है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ये सारे बातों को हमने बारीकी से पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये आई थिंक ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, बता देते कि ये सब चीज़ हमने अभी अभी तक पढ़ लिया है, ये भी अच्छे से पढ़ा है। आइए देखिए ये क्रियाशीलता श्रेणी, ये आपके एग्जाम में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि क्या है कैसे। उसके बाद विभिन्न प्रकार के रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उदासीन, ये सारे उपकरण, ये सारे चीज़ों काफ़ी अच्छे से हमने डील कर रखा है। हमारा कल का लास्ट क्लास था ज्वलन ताप। पहले जानते हैं, आगे डिस्कस करने से पहले देखिए दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या बताए थे। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, पोषक पदार्थ की उपस्थिति है। पोषक पदार्थ कैसे, कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, कागज हो गया। ज्वलन ताप की प्राप्ति हो, ये सारे दहन के लिए आवश्यक शर्त है। अब यहाँ पर एक टर्म आया ज्वलन ताप आया, तो भाई ज्वलन ताप होता है क्या, तो जिस भी न्यूनतम ताप पर कोई भी वस्तु जलना प्रारंभ कर दे उसी को ज्वलन का न्यूनतम कहता है ना कि हो तू कौन बात पर गुस्साई हो। तो एक ऐसा पॉइंट जिसको पिन मारने से वो आदमी एकदम कैटालिस्ट की तरह गुस्सा जाए, उसी को ही कैटालिस्ट कहते हैं। दैट मीन्स केमिस्ट्री की भाषा में ज्वलन ताप कहते हैं। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया। आइए जानते हैं कि ज्वाला क्या है। देखिए, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो पता चलता है डिफिनीशन से कि ज्वाला यानी फ्लेम किसे कहते हैं। वैसा पदार्थ जो दहन के फलस्वरूप वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। क्या कहने का मतलब हुआ, वैसा पदार्थ जो दहन के फलस्वरूप वाष्प में परिवर्तित हो जाता है उसे ही ज्वाला कहते हैं। जैसे डीजल देख लीजिए, हम लोग जान रहे, पेट्रोल, केरोसिन, कपूर, मोम। कपूर इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसको जब दहन करते हैं, जलाते हैं, तो ये अपने आप वाष्प में बदल जाता है। मोम अपने आप वाष्प में बदल जाता है, लेकिन कुछ भाग नीचे भी गिर जाता है सॉलिड फॉर्म में। तो ये सारे के सारे एग्जाम है। तो आपके एग्जाम में कोई ऑप्शन देता है, बोलेगा कौन दहन के फलस्वरूप वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो डीजल, पेट्रोल, ऐसे करके 4 एग्जाम्पल ABCD करके दे देगा, बोलेगा उसका सही जवाब दीजिए। तो वही आपको जो सही लगे वो आपको देना है। आइए बताते हैं, आगे की बात करते हैं। तो आगे क्या है, एक देखिए ये पॉइंट है, कल ही हम बताए थे कि सर क्या दहन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति है, पर्याप्त उपस्थिति है? नहीं, ऑक्सीजन की अपर्याप्त स्थिति में भी कोई वस्तु जल सकती है, ये हम बताएंगे आगे। तो इसके अंतर प्रकाशहीन ज्वाला आता है। क्या आता है, प्रकाशहीन ज्वाला आता है। ये आपको नोट पॉइंट है। इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए एराइज है, ईंधन का पूर्ण दहन कहाँ होता है, तो प्रकाशहीन ज्वाला में होता है। कहाँ होता है, प्रकाशहीन ज्वाला में। प्रकाशहीन ज्वाला से निर्मित ज्वाला का रंग कैसा होता है, नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है, किंतु प्रकाश बहुत कम होता है। ये सारी क्रियाएं ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर होती है।
तो ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर क्या होती है, प्रकाशहीन ज्वाला होती है। इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग नीला होता है, इसमें पूर्ण दहन होता है। अब अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो क्या होगी, तो उसका रंग पीला हो जाएगा और पूर्ण दहन नहीं हो जाएगा। तो ये हम आगे आपसे डील करेंगे, जब ये यहाँ पर ही पॉइंट लिखना चाहिए लेकिन ये यहाँ पर छूट गया है, तो इसको आगे हम लोग डील करेंगे। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया प्रकाशहीन ज्वाला क्या है। तो इसमें पूर्ण दहन होता है, इससे निर्मित ज्वाला नीला रंग होता है, किंतु प्रकाश बहुत कम होता है। ये सारी क्रिया ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति में होती है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका देख रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हुआ, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हुआ, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हुआ। तो देखिए सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव का भी आपका तैयारी कराया जा रहा है, तो इसको आपको ध्यान में रखना। आइए आप जानते हैं मोमबत्ती आपसे एग्जाम में पूछता है कि मोमबत्ती का सचित्र वर्णन कीजिए और उसके भागों को बताइए। तो मोमबत्ती का जब देखेंगे, ये सबसे ऊपर का भाग है, जो ऊपर का ये सबसे ऊपर का, इसको प्रकाशहीन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशहीन मंडल। ये प्रकाशहीन मंडल सबसे गर्म सेक्शन होता है, सबसे गर्म यही होता है। उसके बाद ये सेक्शन होता है, ये जो नीचे वाला है, ये जो नीचे, इसको प्रकाशमान मंडल कहते हैं, प्रकाशमान मंडल कहते हैं। और सबसे नीचे वाले भाग को केंद्रीय मंडल कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि मोमबत्ती का सचित्र वर्णन करे और उसके बारे में बताए। तो ये जस्ट लाइक ऐसे ही इमेज बनाना है, इमेज बनाकर इस सारे चीज़ को डील कर देना है। तो डील करना है तो केंद्रीय मंडल क्या होता है, तो हम आपको अभी जस्ट बताए केंद्रीय मंडल में सबसे कम ताप होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा केंद्रीय मंडल में सबसे कम मोमबत्ती में सबसे कम ताप किस मंडल में होता है, तो केंद्रीय मंडल में सबसे मिनिमम ताप होता है। कितना होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है। कहाँ होता है, मिनिमम टेम्परेचर किस में होता है, केंद्रीय मंडल ताप में होता है। तो ये आपको मिल गया। और इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग नीला होता है। क्या होता है, नीला होता है। तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ज्वाला के इस क्षेत्र में सबसे कम ताप रहता है और इसमें नीला प्रकाश निकलता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि केंद्रीय मंडल में किस में सबसे मिनिमम ताप होता है, कम ताप होता है। तो ऑप्शन दे देगा केंद्रीय मंडल, प्रकाश में, प्रकाशहीन। तो आपको केंद्रीय मंडल मारना है। और इसका रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। वही जब प्रकाशमान मंडल की बात करें, इसका ताप मध्यम होता है, क्योंकि मध्य में है तो इसीलिए मध्यम होता है। और इसका रंग जो होता है ना, पीला होता है। कभी मोमबत्ती जला कर देखिएगा ना, मोमबत्ती है नहीं तो एक्सपेरिमेंट करके ही दिखाते। प्रकाश कभी आप अपने घर में मोमबत्ती जला कर देखें तो जस्ट लाइक जैसे जैसे बोले ना वैसे ही आएगा। ऊपर का जो भाग होगा एकदम नीला होगा, उसका मिडिल भाग जो होगा पीला होगा, नीचे वाला जो भाग होगा वो सबसे अधिक रहता है और काला, एकदम काला काला जैसा कुछ निकलते रहेगा, वो काला होता है। तो हाँ, समझ गए होंगे इसको कि प्रकाशमान मंडल ज्वाला के क्षेत्र में ताप मध्यम रहता है, इसमें से पीला प्रकाश निकलता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा पीला प्रकाश किस मंडल से निकलता है, तो प्रकाशमान मंडल से। तो इसको आप ध्यान में रखना। अब सबसे लास्ट है कि प्रकाशहीन मंडल। आपको शुरू में ही बताए थे कि प्रकाशहीन मंडल में सबसे अधिक ताप होता है और इसका रंग जो होता है धुआं काला होता है। तो ये चीज़ आपको शुरू में बताया। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मोमबत्ती के किस क्षेत्र में ताप सबसे अधिक होता है, तो प्रकाशहीन मंडल में मोमबत्ती का क्षेत्र सबसे अधिक होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपसे पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों एक पल के लिए भूल भी सकते हैं, लेकिन इसको आपको ध्यान में रखना है कि इस क्षेत्र का ताप सबसे अधिक होता है, इससे काली युक्त धुआं निकलती है। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ सारा चीज़ आपको क्लियर अच्छे तरीके से हो गया होगा। अब इसके बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट पेट्रोलियम गैस। क्या बात है, पेट्रोलियम गैस, जिसको LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं हिंदी में। ये देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि क्या ही कहा जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एट एनी कॉस्ट हर ईयर में एक शिफ्ट या दूसरा का शिफ्ट किसी एक शिफ्ट में जरूर पूछ लेता है, 100% है। देखिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना, वो देखिए बेसिकली तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। किसका, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन से मिलकर बना होता है।
तो अगर आपसे पूछे एग्जाम में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किस चीज़ का बना होता है, तो ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन से मिलकर बना होता है, ये तीन। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है, इसका मुख्य अवयव क्या है पूछेगा आपसे इसका मुख्य अवयव क्या है, मुख्य अवयव, तो ब्यूटेन इसका मुख्य अवयव है। क्या है? ब्यूटेन इसका मुख्य अवयव है, ब्यूटेन इसका मुख्य अवयव। अब दिमाग में आएगा सर CH10 C4H10 क्यों आया ब्यूटेन का, तो जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे चैप्टर तब इसके बारे में काफ़ी अच्छे से डील करेंगे। इसके लिए एक चैप्टर ही क्लासीफाई किया गया है, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो इसका मुख्य अवयव, और देखिए ये तीनों ऐसा गैस है ना, ये ऐसा चीज़ है ना, दाब अगर बढ़ाएंगे ना तो ये तीनों द्रवीभूत हो जाएंगे। अगर इस पर दाब बढ़ाएंगे, इस पर दाब बढ़ाएंगे, इस पर, तो ये तीनों आसानी से द्रवीभूत हो जाएंगे, कोई अथी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर। तो यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है मुख्य अवयव की बात करेंगे, मुख्य अवयव की बात करेंगे तो ब्यूटेन हो गया, और इसके मिश्रण क्या क्या है, तो प्रोपेन, ब्यूटेन और एथेन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखें। इसके गंध को जानने के लिए क्या इसमें मिलाया जाता है, तो इसके गंध को जानने के लिए मरकैप्टन, एथिल मरकैप्टन नाम का एक मिलाया जाता है केमिकल, जिसके कारण आपको इसका गंध पता चलता है कि ये गंध हो रहा है, लीक है कहीं से। और इसका दूसरा, एलपीजी को जलाने पर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो ये चीज़ आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के दौर में सभी के घर में गैस है और अच्छे से इस पर खाना भी पक रहा है। तो एलपीजी को जलाने में पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिसके कारण इसे उत्तम ईंधन कहा जाता है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव और पूछता है एग्जाम में कि उत्तम ईंधन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है, तो बहुत सारा 3 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक एलपीजी दे देगा। तो एलपीजी इसका उत्तम ईंधन माना जाता है, इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है, जस्ट बताएं। इसकी अभिक्रिया क्या है, जब ब्यूटेन, ये ब्यूटेन देख, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, पेंट, नॉन 10 ऐसे करके आपको 20 तक हम बताएंगे। जब नेक्स्ट चैप्टर, कोई इसमें एक चैप्टर है, चौथा चैप्टर, वो जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें इसके बारे में फुल डिटेल्स के साथ बताएंगे कि इसका C4 ही क्यों होता है, इसका H10 का, तो इसका एक रूल होता है CnH2n+2, ऐसे करके आगे हम आपको अच्छे तरीके से इसको बताएंगे। तो जब ब्यूटेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराया जाता है, इसको ऑक्सीजन बोलते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और ऊष्मा। तो अभी जस्ट पीछे हम लोग जाने हैं कि इसमें पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा पाया जाता है, और इसीलिए इसको उत्तम ईंधन के रूप में जाना जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गया। देखिए ये नहीं भी याद करेंगे ना, ये नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपके जानकारी के लिए आपको बता दिया गया। एलपीजी को प्रवाही श्रवण या प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है। तो ये पूछता नहीं एग्जाम में, अगर पूछ दे इन दैट के, क्योंकि ये सेक्शन आपके है ही नहीं, ये 9th का सेक्शन है। अगर आपसे पूछ दे कि एलपीजी को किससे प्राप्त किया जाता है, तो प्राकृतिक गैस या प्रवाही श्रवण से प्राप्त किया जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब देखिए एथिल मरकैप्टन, अभी जस्ट बताया कि एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। एथिल मरकैप्टन का सूत्र क्या था, C2H5SH मिला होता है, जिसके कारण इसका गंध आता है, बदबू गैस आता है कि लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। एथिल मरकैप्टन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एथिल मरकैप्टन का सूत्र क्या होता है, C2H5SH। इसको आपको याद कर लेना है किसी भी हाल में। 1 ग्राम एलपीजी को जलाने पर कितना किलो जूल होता है, तो 50 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है आज के क्लास का, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि 1 ग्राम एलपीजी को जलाने पर 50 किलो जूल, कितना, 50 किलो जूल ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। और ये काफ़ी अच्छा है आप कोई भी लेवल की तैयारी कर रहे, चाहे कॉम्पिटिटिव कर रहे हो, तो कॉम्पिटिटिव में ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये भी कॉम्पिटिटिव में ज़्यादा पूछा, लेकिन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो 1 ग्राम एलपीजी को जलाने में 50 किलो जूल ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अब एक बात बताए थे पीछे, हम बताए थे कि हम आपको आगे बताएंगे कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति रहने पर ईंधन का दहन नहीं हो पाता है। इसमें उत्पन्न उज्ज्वला का रंग पीला होता है। अब जस्ट हम पीछे बताए थे कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त अगर उपस्थिति हो, आपूर्ति हो, तो ईंधन दहन नहीं करेगा।
और इससे जो ऊष्मा उत्पन्न होगा उसका रंग पीला होगा, जबकि हम पीछे पढ़े कि रंग नीला होता है, पर्याप्त उपस्थिति होने पर नीला होता है। तो ये 2 पॉइंट है, ये वहीं बताना चाहिए था, लेकिन हम बोले ना आगे बताएं। तो ये आपको आज का लास्ट टॉपिक था, ये आपका आज का लास्ट टॉपिक है। ऑक्सीजन का पर्याप्त ईंधन का दहन नहीं हो पाता और इससे उत्पन्न ज्वाला का रंग क्या होता है, पीला होता है, और पर्याप्त हो तो नीला होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपका आज चैप्टर ये खत्म हो गया, क्या हो गया, द एंड हो गया। ये आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक था आज, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।